Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. So we are back in the Lakshya batch for Power Electronics module number 3, lecture number 59. और इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पार्ट 1. तो बेटा देखो, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, दैट वाज ड्यू टू एन इंटरनेट इशू. बट टुडे वी आर बैक अगेन विद द सेम जोश, विद द सेम मोटिवेशन. और ये टॉपिक आपका PWM मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दूंगा. तो कल शाम को भी 6 बजे आपकी क्लास रहने वाली है, ताकि हम लोग PWM को वाइंड अप कर लें. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ सिलेबस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. फिर मंडे ट्यूसडे में आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं इन्वर्टर्स पे बेस्ड, जिसके बाद आपकी नॉलेज, थ्योरी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी हो जाती है. तो लेक्चर नंबर 62 तक आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी गेट की. उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में. So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2018 and 2014. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हो, लेकिन बेटा मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दैट इज द काइंड ऑफ मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम. तो बेटा ये टीम आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लेके आती है. ये टीम आपको मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हैं, देन यू कैन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव्स सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है. और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का ये अड्डा है यार. अगर यहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपको अपकमिंग में दिखेगा कि कौन सी क्लासेस आगे होने वाली हैं. जैसे अभी मैं ना मंडे से सैटरडे डेली 11 AM मशीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ. तो आप मेरे साथ मशीन्स के क्वेश्चन कर सकते हैं भाई. और वो क्वेश्चन करने के अलावा पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे PSU के प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन, सब चीजें आप देख सकते हैं. ठीक है. चलो यार, बहुत बढ़िया बात है आयुष. अगर 80% PYQ लग गए, बहुत ही अच्छी बात है. मंथन बेटा मुझे पूछना पड़ेगा, आई डोंट नो कि विशाल सर क्लास नहीं ले रहे हैं, ये मुझे अभी अभी पता चला है. चलो मैं बात करता हूं, है ना. आई विल टेक का रिपोर्ट. चल तो शुरू करते हैं यार. देखो अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है, पहली बात समझिएगा. अभी तक आपने आउटपुट, अगर मैं एक सिंगल फेज इन्वर्टर की मैं बात करूं, अगर मैं एक सिंगल फेज इन्वर्टर की बात करूं, तो बेटा आपने आउटपुट क्या निकाला? आपने आउटपुट निकाला जस्ट आ स्क्वायर वेव. ठीक है. जैसे VDC और माइनस VDC, उसमें आधी साइकिल तक VDC था और आधी साइकिल तक माइनस VDC था. तो हम ये कह सकते हैं जो VDC है उसकी विड्थ थी 180 डिग्री. इसको बोला जाता है स्क्वायर वेव मोड. जब बेटा इन्वर्टर को ऐसे ऑपरेट करें कि जो उसकी पल्स विड्थ है वो 180 डिग्री से कम हो जाए, देन इट इज सेड टू बी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. तो देखो हमारा क्या कहना है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है. अगर मैं सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे जाने से पहले सिंपल आपसे बेटा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करूं, तो इसका मतलब क्या है. यहां पे हम क्या कर देते हैं ना, इन ईच हाफ साइकिल, इन ईच half cycle, width of a pulse is less than 180 डिग्री. ठीक है. इससे क्या होता है, as we vary pulse width, we can vary आउटपुट RMS. देखो यार, इन्वर्टर्स में ना अगर नॉर्मल डिजाइन लिया जाए इन्वर्टर का, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम है.
इन्वर्टर के अंदर आप ये तो कंट्रोल कर सकते हो कि कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, आउटपुट का कितना टाइम पीरियड है, लेकिन अगर आप मेरे बच्चों एक चीज नोटिस करो कि इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज वीडीसी पे डिपेंड करता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द डीसी इनपुट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल इन्वर्टर के लिए, फॉर अ नॉर्मल इन्वर्टर, for a normal inverter, V naught is a function of VDC, that is output depends on DC supply voltage, correct? ये बात सब लोग एग्री करेंगे, आउटपुट डिपेंड्स ऑन DC सप्लाई वोल्टेज। अब मेरे भाई अगर आपको आउटपुट का वोल्टेज वेरी कराना है तो एक तरीका तो ये होगा कि अगर बाय डिफॉल्ट आप सोचो कि सर वीडीसी वेरी करा देते हैं ना, अगर मैं इनपुट ही बदल दूंगा इन्वर्टर का तो आउटपुट तो अपने आप बदल जाएगा, आउटपुट तो अपने आप बदल जाएगा भाई। करेक्ट है, करेक्ट है भाई। तो हम क्या बोलते हैं कि टू वेरी वी नॉट वी कैन वेरी वीडीसी। ठीक है, अब वीडीसी कैसे वेरी करें सर? या तो इसको रेक्टिफायर के थ्रू वेरी कर लो या फिर इसको चॉपर के थ्रू वेरी कर लो। लेकिन पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक तो एक कन्वर्टर की जगह दो कन्वर्टर लगेंगे। दो कन्वर्टर कैसे? पहले रेक्टिफायर लगाओ फिर इन्वर्टर लगाओ, या फिर पहले चॉपर लगाओ फिर इन्वर्टर लगाओ। अब भाई अगर दो कन्वर्टर लगा रहे हो तो कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी। यहां पे इससे क्या होगा? साइज एंड कॉस्ट इंक्रीजेस। और बेटा जितने स्टेजेस आप बनाओगे, पहले रेक्टिफायर फिर इन्वर्टर, पहले चॉपर फिर इन्वर्टर, जितने स्टेजेस आप बनाओगे हार्मोनिक्स आर गोइंग टू इंक्रीज, हार्मोनिक्स आर गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, हार्मोनिक्स भी बढ़ेंगे भाई। बहुत ही सही बात है सर ये तो इसीलिए बेटा ये मेथड प्रेफर करना ना सही बात नहीं है। इसी के लिए इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है? इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि टू वेरी वी नॉट वी कंट्रोल स्विचिंग एंड कंट्रोल वी नॉट यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यूजिंग क्या? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मदद से हम वी नॉट को कंट्रोल कर लेते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है भाई। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मदद से वी कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अच्छा सर ये बात तो समझ आई। तो बेटा ये एक सिग्निफिकेंस होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। और पता है एक फायदा क्या होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में? देखो जैसे यहां पे तो आपने क्या बोला कि स्टेजेस बढ़ने के साथ क्या होता है? आपके हार्मोनिक्स बढ़ते हैं, हार्मोनिक्स बढ़ते हैं। और यहां पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मदद से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिड्यूस हार्मोनिक्स ऑल्सो। अरे मेरे बच्चे, जब मैं बोल रहा हूं वीडीसी वेरी कराना है, इसका मतलब ये नहीं है वीडीसी विद टाइम वेरी कराना है। इसका मतलब है मैं चाहूं तो वीडीसी 10 वोल्ट लगाऊं, मैं चाहूं तो वीडीसी 5 वोल्ट लगाऊं। ये मैं चॉपर से कर सकता हूं ना। चॉपर का आउटपुट क्या होता है? डीवीडीसी। तो अगर मैं चाहूं तो ड्यूटी साइकिल बदल के उसका वीडीसी आउटपुट वेरी कर सकता हूं, वी नॉट वेरी कर सकता हूं, और वो वी नॉट इन्वर्टर का इनपुट बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वी नॉट का जो ग्राफ है टाइम के अगेंस्ट वो वेरी कर रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। जो वीडीसी है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट उसकी हाइट कितनी है, उसका लेवल कितना है,
that you can either control by controlling alpha of a rectifier or by controlling duty cycle of a chopper. समझ आया भाई अक्षय? जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? जल्दी बताओ मुझे, ये बात चमकी बढ़िया तरीके से? क्या हुआ? चल, तो अब हमें ये तो समझ आ गया सर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं ना। अब हमें डिस्कशन ये करना है बेटा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें कई सारी टेक्निक होती हैं, जिसमें से पहली है सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कौन सी है? सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है कि इन ईच हाफ साइकिल we only have one pulse in V naught। हर हाफ साइकिल में एक ही पल्स आने वाली है V naught में। ध्यान दें, एक ही पल्स आने वाली है। एक ही पल्स का क्या मतलब है? जैसे क्वाजी स्क्वायर वेव होती है, मान लो क्वाजी स्क्वायर वेव में क्या होता है, वो पूरी 180 तक तो नहीं जाता ना। जैसे हमने क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स में भी देखा, मान लो वो 30 से 150 तक जा रहा है, तो 180 के ड्यूरेशन में सिर्फ वो 120 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बेटा वहां एक ही पल्स आ रही है एक हाफ साइकिल में। इस तरह के मॉड्यूलेशन को कहा जाता है सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। समझ में आया? इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसपीएम। क्या लिखते हैं? एसपीएम, सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। ये बात समझ में आई? तो बेटा मैं स्क्वायर वेव की जगह ना क्वाजी स्क्वायर वेव पे जा रहा हूं, और उस क्वाजी स्क्वायर वेव की विड्थ को जैसे जैसे मैं वेरी करूंगा वैसे वैसे मेरा आउटपुट का आरएमएस बदलेगा। तो अब ये कैसे करें सर? स्विचिंग को कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए बेटा क्या होता है ना, दो सिग्नल लेने पड़ते हैं। वन इज कॉल्ड एज द कैरियर, अदर इज कॉल्ड एज द रेफरेंस। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज योर कैरियर, अदर इज कॉल्ड एज योर रेफरेंस। एज एन एग्जाम्पल, जैसे यहां पे हमने क्या ले लिया, हमने साइनोसोइडल कैरियर ले लिया। एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग लिया जाता है। और यहां पे स्क्वायर रेफरेंस ले लिया। क्या कर दिया? स्क्वायर रेफरेंस ले लिया। अब हम क्या करते हैं ना, इन सिग्नल्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इन सिग्नल्स को किस में पास कर देते हैं? कंपैरेटर में। तो बेटा यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, कि एक कंपैरेटर लेते हैं। कंपैरेटर के अंदर दो सिग्नल डाले जाते हैं। एक तो कंपैरेटर आप एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही पढ़ते हो यार, ठीक है। यहां पे दो सिग्नल कौन से लगाए जाते हैं? एक तो वी रेफरेंस और एक वी कैरियर। ये क्या है आपका? कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है बेटा? इन दोनों सिग्नल को कंपेयर करके आपको पल्सेस जनरेट करके देता है। वो पल्सेस गेट सिग्नल की तरह काम करती हैं स्विचेस का, ठीक है। जैसे मान लो एक फुल ब्रिज इन्वर्टर है। फुल ब्रिज इन्वर्टर में आपको 4 गेट पल्स चाहिए, करेक्ट। फुल ब्रिज इन्वर्टर में 4 गेट पल्स चाहिए, एक तो 1 और 2 वाले स्विचेस के लिए और एक 3 और 4 वाले स्विचेस के लिए, करेक्ट है। यहां पे मैंने एग्जांपल क्या लिया है? सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं यहां पे क्या बोलता हूं बेटा, कि अगर आप देखें when S1 S2 इज ऑन, तब आपका V0 हो जाता है VDC, एंड S3 S4 अगर ऑन होते हैं तो V0 हो जाता है -VDC। तो यही तो हमने किया। जब जब देखो कैरियर सिग्नल रेफरेंस के ऊपर निकला तो मैंने यहां पे क्या कह दिया? ट्रिगर S1 एंड S2। और जब जब ये नेगेटिव में उसे एक्सीड किया तब मैंने कह दिया ट्रिगर S3 एंड S4। मतलब कंपैरेटर ऐसा बनाया
कि जब कैरियर पॉजिटिव में रेफरेंस के ऊपर जाए तो वो S1 S2 को पल्स दे दे। क्या कर दे? S1 S2 को पल्स दे दे। और जब वो नेगेटिव में रेफरेंस के नीचे जाए तो वो S3 S4 को पल्स दे दे। ऐसा करने से बेटा क्या हुआ? ऐसा करने से मेरे बच्चे ये देखो, जब S1 S2 ऑन हुए तो V0 आ गया VDC या VS, और जब S3 S4 ऑन हुए तो माइनस VS। अब बेटा यहां पे ना जो एक पल्स है, यहां पे जो एक पल्स है आपकी, उसकी विड्थ होती है 2D। ये कहलाती है पल्स विड्थ। सर 2D क्यों कहते हैं? बेटा ये जो है ना 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिक होती है, तो हम ऐसा ले लेते हैं 90 से D पहले और 90 के D बाद में, इसीलिए इसकी विड्थ हो जाती है टोटल 2D। 90 माइनस D से 90 प्लस D तक। बात चमक गई? बात चमक गई बढ़िया तरीके से। ये होती है आपकी बेटा पल्स विड्थ। अब सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं बेटा? सबसे पहली चीज समझिएगा, यहां पे रेफरेंस लेते हैं स्क्वायर वेव को। रेफरेंस किसे लेते हैं? स्क्वायर वेव को। और कैरियर किसे लेते हैं? ट्रायंगुलर वेव को। अब अगर आप ये चाहते हो ना कि एक साइकिल में एक ही पल्स बने, अगर बेटा आप ये चाहते हो 1 पल्स फॉर एवरी हाफ साइकिल, तब आपको क्या करना है? अगर आप ये चाहते हैं 1 पल्स एवरी हाफ साइकिल, तब आपको क्या करना है? तब ना बेटा रेफरेंस और कैरियर की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रेफरेंस और कैरियर की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू लकी बेटा। अभी लेक्चर पे फोकस करें। अब देखो बेटा हमने लॉजिक कैसा बनाया। यहां हमने ये बोला कि अगर कैरियर रेफरेंस से नीचे जाए, ये लॉजिक किस में सेट किया जाता है? कंपैरेटर में। यानी कंपैरेटर ऐसा बनाना है जो हमारे डिजायर्ड लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन मेरे बच्चों अभी हम कंपैरेटर का डिजाइन नहीं पढ़ते, हमें क्या पढ़ना है कि कंपैरेटर से जब पल्सेस बनती हैं तो इन्वर्टर कैसे बिहेव करता है। वी आर स्टडिंग इन्वर्टर्स, नॉट द कंट्रोल लॉजिक ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप बीटेक कर रहे हो, अभी कॉलेज में हो, तो बहुत अच्छी अच्छी बेटा PWM टेक्निक्स होती हैं, उनके ऊपर आप मैटलैब में इंप्लीमेंटेशन करके पूरा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। अपना मेजर या माइनर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो कि अलग अलग PWM टेक्निक्स का कंपैरिजन आप कर सकते हो कि किसमें कितना हार्मोनिक कंटेंट था, किसकी वेवफॉर्म कितनी साइनोसोइडल थी, किसमें हार्मोनिक ज्यादा थे कम थे। इन बेसिस पे आप अलग अलग PWM टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, पैरामीटर्स निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन जनरेट अ कंपैरेटिव रिपोर्ट। इस तरह का प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखो हमने कंपैरेटर को लॉजिक ये दिया बेटा कि जब कैरियर रेफरेंस से नीचे है तो ट्रिगर किया जाए S1 एंड S2 को, और जब कंपैरेटर में रेफरेंस के ऊपर गया कैरियर नेगेटिव में, तब ट्रिगर किया जाए S3 और S4 को। तब किसको ट्रिगर किया जाए? S3 एंड S4 को। अब बंधु यहां पे क्या करना है ना, देखो जैसे ही S1 S2 ट्रिगर हुए, देखो यहां पे IG1 बन गया ना, ये IG1 है, ये गेट पल्स जनरेट कर दी, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। कंपैरेटर ने क्या किया आपके लिए? कंपैरिजन के बेसिस पे गेट पल्स बना दी। ये IG1 और IG2 हो जाएगी। फिर दूसरी पल्स उसने बनाई IG3 और IG4 के लिए, तो यहां पे आपको क्या मिल गया? नेगेटिव हाफ साइकिल में एक पल्स मिल गई। अब जब जब मेरे बच्चों S1 S2 कंडक्ट करेंगे, तब तब आउटपुट आएगा VDC। क्या आएगा आउटपुट? VDC। और जब जब S3 S4 कंडक्ट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी माइनस VDC। ठीक है, और हर बार 90 डिग्री के अबाउट ये सिमेट्रिक रहेगा। 2D विल बी द पल्स विड्थ। ठीक है, 2D विल बी द पल्स विड्थ। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली एग्जाम के अंदर देखा जा सकता है।
अब इसका मुझे ना एनालिसिस करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्या बताता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर मुझे V नॉट RMS चाहिए तो मैं कहता हूं VDC है उसका लेवल, लेकिन 180 डिग्री में से सिर्फ वो 2D के लिए आ रहा है, यानी VDC रूट ओवर पल्स विड्थ बाय पाई। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, एज वी कंट्रोल पल्स विड्थ वी कैन वेरी V नॉट RMS। ठीक है भाई, वी कैन वेरी V नॉट RMS, यही तो होता है। पल्स विड्थ बदलने के साथ आउटपुट RMS आपकी बदल सकती है। अब बात है भैया इसका एनालिसिस करने की। अब मेरे बच्चों यहां पे अगर आप वेवफॉर्म देखोगे ना तो इट इज एक्चुअली अ ऑड फंक्शन। क्या है ये, एक ऑड फंक्शन है। अगर मेरे बच्चों ऑड फंक्शन है ये, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा फोरियर सीरीज में, सिर्फ bn। क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ bn। देखो यहां पे ऐसे आएगी पल्स, ठीक है। ये आ गई। अब ये जो एंगल है ये है π/2, ये है π/2 माइनस डी, और ये है π/2 प्लस डी, और बीच में है पाई, ये है 3π/2, ये है ओमेगा टी, और ये है V नॉट VDC और माइनस VDC। अब बेटा यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे हम फोरियर सीरीज निकालते हैं। हम क्या कहते हैं, bn इज 2/2π। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होगा, π/2 माइनस डी से π/2 प्लस डी। ठीक है, VDC साइन n ओमेगा नॉट टी। और एक्चुअली ना अगर आप चाहो तो आप ना दूसरा इंटीग्रेशन अवॉइड कर सकते हो। वो कैसे सर, अरे दूसरा इंटीग्रेशन में ना साइन भी नेगेटिव आ जाएगा, और VDC तो है ही माइनस VDC, समझ रहे हो। 270 के अबाउट तो साइन भी नेगेटिव होता है, 90 के अराउंड साइन पॉजिटिव होता है, और 270 यानी 3π/2 के अराउंड साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, 3π/2 के अराउंड साइन नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे आप मेहनत बचाना चाहते हो तो आप क्या करो ना, इस इंटीग्रेशन को डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। बहुत ही बढ़िया साहिल बेटा, अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बेटा। एंड जितनी मेहनत आपने तैयारी में की है, इसी मेहनत के साथ कंटिन्यू करना है जॉब के अंदर भी, ताकि जॉब में भी ना आप आगे ही आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि जॉब में जाने के बाद लाइफ स्टॉप हो जाए। आगे बढ़ना है, सक्सेस अभी नहीं मिली है। हमेशा ध्यान रखना है कि सक्सेस इज ऑलवेज अ जर्नी, इट इज नेवर अ डेस्टिनेशन। है ना, सफलता कभी हासिल नहीं होती बेटा। सफल वही इंसान है जो आगे ही आगे बढ़ता जाए। जो रुक गया वो आज नहीं तो कल तो पीछे रह ही जाना है। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। समझ में आ रही है ना ये बात, मैंने डबल क्यों कर दी, डबल का फंडा समझ में आया भाई। जितना नेगेटिव हाफ साइकिल में इंटीग्रेशन होगा ना, VDC नेगेटिव है तो यहां पे साइन भी नेगेटिव है। कैसे, देखो मैं आपको डॉटेड में दिखा देता हूं। ऐसे दोनों ही नेगेटिव है ना, जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आने वाला है, सिमेट्रिक होता है साइन भी। अब देखो भाई इसके आगे क्या होगा, तो ये हो गया 2VDC/n पाई। ठीक है, अब माइनस साइन की वजह से लोअर लिमिट n π/2 माइनस ND माइनस कॉस n π/2 प्लस ND।
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज 2 साइन ए साइन बी, यानी 2 साइन n पाई बाई 2 साइन एन डी। तो ये हो गया 4 VDC बाई एन पाई साइन n पाई बाई 2 साइन एन डी। ये हो गया भाई, ये आ गया देखो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ठीक है, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आ गया भाई। अब अगर ये आ गया तो अब हम क्या कह सकते हैं कि V0 की जो फोरियर सीरीज है n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4 VDC बाई एन पाई साइन एन डी है ना। देखो ये फोरियर सीरीज आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है बेटा। इस पे ना डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं फोरियर सीरीज पे। सर इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी बताते हैं यार। इस पे ना देखो सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी जा सकती है वो ये है कि अगर मुझे nth हार्मोनिक एलिमिनेट करना है। देखो मैंने आपको PWM का फायदा क्या बताया था कि वोल्टेज तो कंट्रोल हो ही जाती है, साथ साथ हार्मोनिक्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अगर nth हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो साइन एन डी मस्ट बी 0 और d मस्ट बी पाई बाय n। जैसे एज एन एग्जाम्पल कि अगर आपको थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, सपोज टू एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक, तो आप d क्या ले सकते हो बेटा 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री और पल्स विड्थ is 2d that is 120 डिग्री। पल्स विड्थ आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, चलो जी ये बात समझ में आई। अब बेटा ऐसे सिचुएशन में आपने जैसे ही हार्मोनिक एलिमिनेट किया, हार्मोनिक कम हो जाने से फायदा क्या मिलेगा? हार्मोनिक कम हो जाने से आपका G और THD बढ़ जाएगा, G और THD बढ़ जाएगा। और मुझे बच्चों ये समझ नहीं आता तुम लोग रोते क्यों रहते हो कि विशाल सर ने सिग्नल बंद कर दिया, Z छोड़ दिया। इस चैनल पे लेक्चर है ना, भले ही पंकज सर के हैं लेकिन लेक्चर तो हैं, तो पढ़ने वाला बच्चा करने को तो कवर कर ही सकता है। लेकिन डिमांड क्या है, नहीं उस टीचर का वही कोर्स हमें इस टॉपिक पे भी चाहिए। क्यों भाई, तैयारी कर रहे हो तो निपटाओ ना, टॉपिक काहे के लिए बैठे हो खाली? नक्की करो टॉपिक को भाई। 2 सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स हैं इस चैनल पे ऑलरेडी। पंकज सर ने लास्ट ईयर भी लिया, इस ईयर भी लिया, लेकिन कहाँ सबर कहाँ है। अब देखो भाई फंडामेंटल आरएमएस कितना आएगा 4 VDC बाय पाई रूट 2 साइन डी, यही आएगा 2 रूट 2 बाय पाई VDC साइन डी। अब देखो पता है यहां पे ना डायरेक्टली THD निकालने का तरीका नहीं है, मतलब मैं आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकता, वेरिएबल रहेगी। यहां पे आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में D की वैल्यू के अनुसार। तो यहां पे G होगा V01 RMS बाय V0 RMS, ये आएगा। और फिर THD आएगा √1 बाय G स्क्वायर -1। और ये मैं आपको बता दूं बेटा ये गारंटीड लेस देन 48.34 आएगा ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक। तो PWM के फायदे क्या हुए भाई? PWM में आपने मतलब जैसे कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपने हार्मोनिक भी एलिमिनेट कर दिया और वोल्टेज भी कंट्रोल कर लिया। सही है, तो डबल डबल बेनिफिट हो गया। जो वोल्टेज हमें फिक्स मिल रही थी इन्वर्टर से और मैं उसे वेरी कराना चाहता था, यानी मैं चाहता था मैं डिसाइड करूं कि इन्वर्टर का आउटपुट कितना आएगा, वो भी मैंने पा लिया। एंड एट द सेम टाइम हमने क्या कर लिया, हमने साथ साथ हार्मोनिक भी एलिमिनेट कर दिया। तो ये बेटा एक टेक्निक है सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आपकी दूसरी टेक्निक क्या होती है, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन। अभी अटक रहा है क्या आपके सिस्टम में भी बेटा?
एक बार ही मुझे बताओ, वीडियो अटक रहा है क्या आप लोगों के एंड पे भी? नहीं अटक रहा है? चलो फिर हो सकता है मेरा ही सिस्टम दिक्कत कर रहा हो। चलो फिर तो बढ़िया है। चलो अब आते हैं भाई मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन पे। मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा एक हाफ साइकिल में मल्टीपल पल्सेस आती हैं, मल्टीपल पल्सेस पर हाफ साइकिल, यानी अब की बार एक से ज्यादा पल्सेस हमने जनरेट किए हैं। आकाश मेरे भाई सर्च कर लो, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता। टेस्ट सीरीज वो वैसे भी खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो डेट टेस्ट सीरीज इज ऑलरेडी ओवर। अब मुझे भी इतना नहीं पता कि टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद तुम दे सकते हो या नहीं दे सकते। मल्टीपल पल्सेस आ रही हैं बेटा पर हाफ साइकिल, यानी एक हाफ साइकिल में जैसे पहले 2D की एक ही पल्स थी ना, वैसा नहीं है, यहां मल्टीपल पल्सेस हैं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, ये जो मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन है ना, ये अदर एग्जाम्स के लिए रेडी करो, गेट में एज सच इसकी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये मल्टीपल पल्सेस जनरेट करेंगे कैसे, राइट? क्वेश्चन ये आना चाहिए ना भाई कि मल्टीपल पल्सेस कैसे जनरेट हो पाएंगी हमारे दिमाग में, ये क्वेरी हमेशा जनरेट होनी चाहिए भाई। बात समझ रहे हैं सभी लोग? जल्दी से बोलो यस सर, बोलो जल्दी से। अच्छा वैसे ना एक चीज और सिखाता हूं, यहां पे एक चीज और समझाता हूं। देखो क्या होता है, फिर मल्टीपल पल्स पे वापस आता हूं, एक चीज और देखने वाली है मस्त। देखो यार क्या है ना, यहां पे ऐसे तुम्हारी स्क्वायर वेव थी, राइट? ये थी ना स्क्वायर वेव। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पे ना पल्स विड्थ कितनी बनती है, एक्चुअली 2D कैसे आता है, 2D का फंडा क्या है। अब देखो यार यहां पे दो तरीके हैं मेरे बंधु, यहां पे दो तरीके हैं। क्या तरीका है कि अगर आप ट्राइंगल ऐसा ले लो, अगर आप ट्राइंगल ऐसा ले लो, ठीक है, ऐसे आप ट्राइंगल ले लो, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पीक है ना, ये 90 डिग्री पे है। ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री पे है। ये पीक है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ये है रेफरेंस, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है सर AC अपॉन π/2, दैट इज 2AC/π। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पे? मेरा ऑब्जेक्टिव है बेटा ये D निकालना। उसके लिए ना मुझे रेफरेंस और कैरियर का इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस और कैरियर का इंटरसेक्शन। कैसे लिखें? क्या करते हैं, कैरियर की इक्वेशन लिख लेते हैं, कैरियर की इक्वेशन लिख लेते हैं y इक्वल टू mx के हिसाब से 2AC/π इंटू थीटा, अगर ये थीटा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं VC इज इक्वल टू VR एट θ1। θ1 कौन सा एंगल है बेटा? ये वाला। तो 2AC/π थीटा इज AR, तो थीटा इज π/2 AR/AC, ये हो गया जी। अब यहां पल्स विड्थ D कितना आएगा? बहुत इजी है सर, D हो जाएगा π/2 माइनस θ1। पल्स विड्थ तो देखो 2D होती है, बट पहले D तो निकाल लें। π/2 1 माइनस AR/AC, ठीक है, ये हो गया जी।
अगर ऐसा हो गया तो पल्स विड्थ यानी 2d ये होती है पाई 1 माइनस ए आर बाई ए सी। अब यहां पे क्या होता है ना, ये जो ए आर बाई ए सी होता है बंधु, ये होता है एम ए। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो यहां पे जो पल्स विड्थ होती है ना वो होती है पाई 1 माइनस एम ए। और ये अगर एम ए जो है ना 1 से ज़्यादातर छोटा ही लेते हैं, इसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? अंडर मॉड्यूलेशन। तो ये होता है पल्स विड्थ का फॉर्मूला। यानी देखो, आप अगर एम ए को वेरी करोगे ना तो आप पल्स विड्थ वेरी कर सकते हो। एम ए को कैसे वेरी करोगे? एम ए क्या है? ए आर बाई ए सी। तो अगर आप कैरियर और रेफरेंस का एम्पलीट्यूड बदल दें देन यू कैन वेरी द पल्स विड्थ। अब बेटा मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में क्या किया, ये जो एक पल्स 2D की आ रही थी यहां पे उसे मल्टीपल पल्सेस में डिवाइड कर दिया। यहां पे क्या किया, विड्थ ऑफ टोटल पल्सेस वो अभी भी सेम है, वो अभी भी सेम है पाई 1 माइनस एम ए। लेकिन अगर हम कहें विड्थ ऑफ ईच पल्स, विड्थ ऑफ ईच पल्स, तो बेटा अगर यहां पे n पल्सेस है ना हर हाफ साइकिल में, तो हर एक की विड्थ n से डिवाइड कर देंगे। यहां पे n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल। समझ में आया? तो सर अगर विड्थ उतनी ही रखनी है सिंगल पल्स जितनी, तो मल्टीपल पल्स का फायदा क्या? क्वेश्चन तो जायज है। अगर उतनी ही विड्थ रख रहे हैं तो आरएमएस तो अब भी उतनी रहेगी ना बेटा, आरएमएस तो अब भी उतनी रहेगी। हम क्या कह सकते हैं? वी नॉट आरएमएस तो अब भी होगी वीडीसी रूट ओवर पल्स विड्थ बाय पाई। फिर सर ऐसा क्यों किया कि पल्स विड्थ सेम है सिंगल फेज वाली, सॉरी सिंगल पल्स वाली, और आउटपुट तो सेम ही मिल रहा है, आउटपुट तो सेम ही मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चों ये हम काम जो कर रहे हैं ना इससे हार्मोनिक और कम हो जाएंगे। तो हमें देखो एक तीर से दो शिकार करने हैं, आउटपुट तो कंट्रोल करना ही है बट एट द सेम टाइम हार्मोनिक भी रिड्यूस करने हैं। तो इन मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन हार्मोनिक कंटेंट इज लेस देन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? पल्स विड्थ इज सेम एज एसपीएम बट हार्मोनिक कंटेंट in MPM is less than SPM, is less than SPM। ओके सर, है ना? ये बात तो समझ आ गई, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? कंसेप्चुअली मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? टॉपिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बोलो। थैंक यू राजू बेटा, थैंक्स अ लॉट। और अब तो ये कोर्स अपने एंडिंग स्टेजेस पे आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चंस लगा पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर सब बात ठीक है, एम ए भी हमें समझ आ गया कि एम ए क्या है? इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रेफरेंस बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। लेकिन सर ये एन कहां से आएगा? बाकी तो सब बात छोड़ो, ये एन कहां से आएगा? तो एन निकालना सीखते हैं यार। ठीक है, एन निकालना सीखते हैं। कंसेप्चुअली समझते जाओ बेटा हर टॉपिक को ना, बहुत बढ़िया चीज है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज है जो कि मतलब स्टिल इट इज अ रिसर्च एरिया कि क्या इससे बेटर टेक्निक बन सकती है, और बिल्कुल बन सकती है बच्चों, और आप ही लोग बनाओगे। बट पता है कोई भी अच्छी टेक्निक बनाने के लिए पहले बेसिक समझना ज़रूरी है। अब पता हमारे कॉलेज में क्या होता था,
हमारे कॉलेज में हमको ये सब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन तो सिखाया नहीं, बट हमारे जो कॉलेज वाले बच्चे थे ना, वो इवन के प्रोजेक्ट कर रहे थे पीडब्ल्यूएम पे। सोचो, वो प्रोजेक्ट कर रहे थे जबकि उन्हें सिंगल पल्स नहीं आता, उन्हें मल्टीपल पल्स नहीं आता, बट वो एकदम एक एडवांस टेक्निक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम। तो ये हालत थी। लेकिन जब आप लोग के फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं ना, तब आप एडवांस टेक्निक्स अच्छी अच्छी किताबों से, लाइक नेड मोहन, लाइक उमानंद, इन सब किताबों से अच्छा पढ़ सकते हो। ठीक है। अब ना बेटा मैं एक काम करता हूं, एक ना रेफ ऐसे बना लेता हूं अपने लिए लेवल, वेवफॉर्म ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। अब देखो यार, यहां पे ना हमने ट्रायंगल ऐसा लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस से ज़्यादा है। यानी इस बार ना आप ये नहीं कह सकते कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी और रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी बराबर है। मैंने आपको बताया था ना, सिंगल पल्स में आपने देखा हो, अगर एक हाफ साइकिल में एक ही ट्रायंगल आ रहा था और एक ही पल्स रेक्टेंगल की आ रही थी, लेकिन अब की बार ना मल्टीपल ट्रायंगल आएंगे। इतने ही रीजन के अंदर मल्टीपल ट्रायंगल बनेंगे आपके। समझ रहे हो कैसे बन रही है वेवफॉर्म? ये बन गया। अब देखो, जहां जहां बच्चों इंटरसेक्शन है, जहां जहां इंटरसेक्शन है ना, वहां वहां पे पल्सेस बनेंगी, वहां वहां पे आपकी पल्सेस बनेंगी। तो देखो, ये एक पल्स बनेगी, दूसरी, तीसरी, ठीक है, ये वाली तीसरी पल्स आ गई। फिर ना इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो, समझ आ रहा है? जहां जहां पे इंटरसेक्शन आ रहा है, जब कैरियर उसे पॉजिटिव में कट कर रहा है तब भी पल्स बन रही है, और जब कैरियर नेगेटिव में कट कर रहा है देन अगेन अ पल्स इज फॉर्मिंग। ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ना हम एक और वेवफॉर्म बनाते हैं। तो देखो, जब जब ये इसे कट करेगा ना, तब तब आपकी पल्स बनेगी। तो यहां पे क्या होने वाला है, ऐसे ना पल्सेस आने वाली हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, कितनी पल्स बनी? हाफ साइकिल में बताना, फुल में नहीं। हाफ साइकिल में कितनी पल्सेस बनी? 3 पल्सेस बनी भाई। हाफ साइकिल में आपके पास 3 पल्सेस बन गई। ठीक है। अगर हाफ साइकिल में मेरे बच्चों आपके पास 3 पल्स बन रही हैं, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हम ये कह सकते हैं n = 3, दैट इज 3 पल्सेस पर हाफ साइकिल। अब सर ये डेराइव कैसे करेंगे? अगर आप ये देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं 3 साइकिल, अगर आप ध्यान से देखें 3 साइकिल
ऑफ कैरियर इन 1/2 साइकिल ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस माने स्क्वायर वेव, स्क्वायर की 1/2 साइकिल में कैरियर यानी ट्राइंगल की 3 साइकिल हैं। ये जो है ना, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द कैरियर, ये टीसी है। और ये जो टाइम है यहां से यहां तक, ये TR/2 है, क्योंकि ये ग्रीन वाला ग्राफ रेफरेंस है और ये येलो वाला ग्राफ कैरियर है। तो मैं कह सकता हूं 1/2 साइकिल में 3 साइकिल आ रही हैं कैरियर की, ठीक है, 3 साइकिल आ रही हैं कैरियर की। तो मैं कहता हूं n क्या होगा, TR/2 अपॉन TC। सोच के देखो जरा यार, TR/2 अपॉन TC, समझ आया? 1/2 साइकिल में रेफरेंस की कैरियर की कितनी साइकिल बनेंगी, दैट इज योर n। अब n क्या होगा, FC/2FR, FC/2FR। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई फॉर दी नंबर ऑफ पल्सेस। समझ में आया? समझ में आया? तो अब हमें ये तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे पल्सेस बनती हैं, कैसे मल्टीपल पल्स आती है, क्यों सिंगल पल्स से मल्टीपल पल्स पे गए, ये भी हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया भाई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर इसका हार्मोनिक एनालिसिस कराओ। देखो मैंने आरएमएस तो लिखवा ही दिया, पल्स विड्थ अपॉन पाई। ये आरएमएस का फॉर्मूला तो सेम है जो आपका सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में था, लेकिन फोरियर सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बेटा फोरियर सीरीज जो इसकी डिफाइन करते हैं ना, वो 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइन की जाती है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, इसकी जो फोरियर सीरीज डिफाइन होती है वो 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइंड है। तो देखो यहां पे क्या करते हैं, एक हाफ साइकिल में 2 पल्स ली, तो 2 पॉजिटिव की और उसके बाद 2 नेगेटिव की, ठीक है, इस टाइप से। ये पाई। तो जब हम फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो हम डिराइव कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल। तो यहां पे ना सेंटर में 90 डिग्री पड़ जाता है आपका एकदम, ठीक है। ये विड्थ हम ले लेते हैं 2D एक पल्स की, और इसका सेंटर ले लेते हैं गामा पे। कितने पे? गामा पे, पहली पल्स का सेंटर, ठीक है। अब यहां फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं? अगेन बेटा इट इज एन ऑड फंक्शन, इट इज एन ऑड फंक्शन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, bn निकालने जाते हैं 2/2π, ठीक है, 2/2π। 2π क्यों भाई? इसका पीरियड है 2π, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन, अब गामा अगर सेंटर है तो ये वाला पॉइंट है गामा माइनस डी, और ये है गामा प्लस डी। अब यहां पे क्या करते हैं ना, V0 आएगा VDC, और ये आएगा साइन n⍵0t dωt। अब बेटा क्या करते हैं, ऐसी देखो 4 पल्सेस हैं, 2 पॉजिटिव में और 2 नेगेटिव में। तो 4 पल्सेस का टोटल एरिया लेने के लिए यहां पे इंटू 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4। तो बेटा ये आया 4 VDC/n π, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। तो ये बनेगा, माइनस की वजह से ना लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बनेगा, तो कॉस n गामा माइनस ND माइनस कॉस n गामा प्लस ND।
अब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज 2 sin a sin b, करेक्ट, 2 sin a sin b। तो यहां पे हम क्या कहते हैं बेटा कि bn क्या आ गया 8 VDC बाय n पाई साइन, लेकिन ये ध्यान रहे ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ है आपका 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल के लिए, 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल के लिए। तो हम कहते हैं फॉर 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल, अगर बेटा इसके ऊपर आ गई ना पल्सेस 3 4 6 तो फिर वहीं आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, फिर आपको ना एग्जाम में पूरा सिग्नल एंड सिस्टम लगाना पड़ जाएगा, बट ऐसा आता नहीं है। मैंने तो इसका डेरिवेशन फिर भी इसलिए करा दिया क्योंकि बुक्स के अंदर दे रखा है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो ईएससी मेंस है अगर, तो ईएससी मेंस वाले क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, किताबों से। तो जितनी नॉलेज बुक्स के अंदर है उतनी तो हमारे पास होनी ही चाहिए, इफ़ नॉट एक्स्ट्रा, है ना। वैसे तो आप हमारी टीम से जुड़े हो तो एक्स्ट्रा ही होगी नॉलेज बुक्स से, बट ठीक है स्टिल। ये आ गया जी, ठीक है, ये फोरियर सीरीज आ गई। अब सर ये गामा निकालेंगे कैसे, पहली पल्स का सेंटर गामा निकाला कैसे जाता है। देखो क्या होता है, यहां पे देखो 3 जगह गैप है, 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं गैप इन 1/2 साइकिल इज पाई माइनस 4d। तो ईच गैप, 3 जगह गैप आ रहा है ना भाई, 3 जगह गैप आ रहा है, पाई माइनस 4d बाई 3। ये मान लो थीटा है, थीटा कौन सा एंगल है, ये गामा माइनस डी, थीटा। ये क्या है, गामा माइनस डी। तो गामा क्या हो गया, पाई माइनस 4d बाई 3 प्लस डी, यानी पाई माइनस डी बाई 3। ये आया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो d ले लूं मैं 36 डिग्री, 36 क्यों ले रहा हूं ना, 5th हार्मोनिक को गायब करने के लिए। साइन 5 इंटू 36 0 होता है, तो गामा कितना आएगा 180 माइनस 36 यानी 144 बाई 3, तो 48 डिग्री, ठीक है। ये बनेगा आपका 48 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया भाई। एक बारी देख लेते हैं, जल्दी से एक बार चेक कर लो इसको आप, जल्दी से बेटा एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। 2D वाला डिस्टेंस हुआ 4D, तो मैंने बोला 2D इधर 2D इधर, तो पाई में से 4D गया, पाई माइनस 4D बाई 3, ठीक है, ठीक है। तो पाई माइनस 4D बाई 3 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36 इंटू 4 144, 36 बाई 3 12 हो जाता, 12 प्लस 36 48, ठीक है ना। तो चेक कर लिया हमने, यही आना चाहिए 48। क्लियर है, क्लियर है भाई, जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे, कम ऑन बोलो। तो ये मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन हो गया। और देखो यहां पे हमने यही चीज दिखाई है कि कैसे आप मल्टीपल पल्सेस जनरेट कर सकते हो बाय कंपेयरिंग ट्राइंगल विद द रेफरेंस। तो यहाँ पे कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा रेफरेंस से ज़्यादा होता है, इसको हम कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है रेफरेंस बाय कैरियर, ठीक है। और नंबर ऑफ पल्सेस FC बाय 2FR, ठीक है। चल ये तो मैंने करा ही दिया। चलो एक क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, कम ऑन। इन अ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन थर्ड हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड
इफ पल्स विड्थ इज इक्वल टू, ठीक है, जल्दी बताओ। क्या आ रहा है 120। तो देखो यार V03 इज प्रपोर्शनल टू साइन 3D। टू एलिमिनेट क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक, क्या होगा 3D मस्ट बी 180। ठीक है, तो D आ गया 60। तो पल्स विड्थ क्या हो गई, पल्स विड्थ इज 120 डिग्री। ठीक है, पल्स विड्थ इज 120 डिग्री। ठीक है, वैसे ना इसके अंदर एक चीज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि इसको 2D की जगह ना DD ले लेते हैं। इससे क्या है ना, कंफ्यूजन बताता हूं कैसे भागेगी। यहां से क्या होगा ना, यहां से टोटल पल्स विड्थ, इससे फायदा क्या है, टोटल पल्स विड्थ बन गई 2D। तो V0 RMS का जो आएगी वैल्यू दैट इज VDC 2D बाई पाई। अगर आपने इसकी विड्थ को D कर दिया ना, तो ये गामा माइनस D/2 और गामा प्लस D/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ND/2 आ जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे, गैप पर हाफ साइकिल इज पाई माइनस 2D, पाई माइनस 2D/3 गामा माइनस D/2, 2D/3 और 1.5। अब अगर D को 36 लोगे ना एक पल्स की विड्थ को, तो कितना आएगा, पाई माइनस 72/3 प्लस 36/2, 108/3 36 प्लस 18 54। समझे मैंने DD क्यों कर दिया, वरना ना तुम कंफ्यूज हो जाते। पल्स विड्थ सिंगल पल्स में तो आपने 2D ली थी, यहां पे भी 2D आ गई। ठीक है, ऐसे कॉमन रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, इसकी फोरियर सीरीज में फिर D/2 आता है, वहां ND आ रहा था, वहां N/2 आ रहा था, यहां N गामा, वहां 4VDC/N था, यहां 8VDC/N। चलो अगला देखो, इन अ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन ऑफ PWM इन्वर्टर पल्स विड्थ इज 120 फॉर इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 RMS आउटपुट। जल्दी से निकाल दो। आप जानते हो बेटा RMS आउटपुट कैसे निकलेगा। और देखो कल के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम लोग साइनोसोइडल PWM करने वाले हैं। नहीं बेटा, PWM के अभी 2 मेथड हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मेथड साइनोसोइडल PWM वो कल होगा। ठीक है, तो कल PWM खत्म होगा, तो कल कंसेप्चुअली तुम्हारा गेट का सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलोगे भाई, V0 RMS इज VDC रूट ओवर पल्स विड्थ बाय 180, यानी कि 220 रूट ओवर 120/180। कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, ए आ रहा है? तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं तुम्हारी कैलकुलेशन को सही मानते हुए। लो जी, ए हो गया जी। अब अगला देखो भाई, इन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन फॉर इनपुट वोल्टेज फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट एंड पल्स विड्थ। बेटा उन लोगों को जरूरत उन लोगों की रहती होगी जिन्हें मशीन पावर सिस्टम आता हो, तो उसको ज्यादा वेटेज देते होंगे। ठीक है, अपना अपना क्राइटेरिया है भाई, और जैसा पेपर सेट हो जाए, सेट तो हो पेपर, कम से कम सही पेपर तो बनाए, कम ज़्यादा तो ठीक है लेकिन सही पेपर बनाए।
अरे गधो, ये सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन है, ए बता रहे हो, साइन एनडी का फैक्टर खा गए फंडामेंटल में। तुम लोग कतई गधे हो एकदम। देखो, फॉर V03 is proportional to sin 3D. To eliminate third harmonic, to eliminate third harmonic, 3D is 180 डिग्री, माने D is 60 डिग्री और पल्स विड्थ इज 120। अब घोंचुओ, V01 का जो RMS आएगा वो 4VDC बाय पाई √2 से तो डिवाइड कर ही देना, साइन D और साइन पाई बाय 2। अब D 60 है यानी √3/2, तो √6 बाय पाई VDC होगा। समझे? ये नॉर्मल इन्वर्टर थोड़ी है, PWM इन्वर्टर है, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, फोरियर सीरीज में ये मत खा जाना साइन ND और साइन nπ/2। क्या? अच्छा हाँ सॉरी, D आएगा, B नहीं, B में पल्स विड्थ आधी दे रखी है। ठीक है, D। अगला देखो, इन एमपीएम यूज्ड इन PWM इन्वर्टर the amplitude of reference wave and triangular wave is given। अब पूछा है for generating 5 pulses the pulse width should be। pulse width ना, ये each pulse की पूछ रहा है, each pulse। ऑप्शन देख के समझ आ रहा है ना, ऑप्शन छोटे हैं, तो हर एक पल्स की पल्स विड्थ कितनी होगी बताओ। अभी देखो, मैंने आपको टोटल पल्स विड्थ का एक तरीका बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स से, ये क्वेश्चन एक्चुअली उसी पे बेस्ड है। तो बेटा 3 फेज की वेवफॉर्म याद रखनी कब है? ना तो रेक्टिफायर में रखनी, ना तो इन्वर्टर में। मैंने तो तुम्हें हमेशा बताया याद रखने वाले पॉइंट्स कौन से हैं मयंक। वेवफॉर्म क्यों याद करके जानी है बताओ। तो देखो यहां पे क्या होता है, टोटल पल्स विड्थ इज पाई 1 माइनस MA 180 1 minus 1/2 that is 90। ईच पल्स कितना होगा? अगर 5 पल्सेस हैं तो 90/5 18 डिग्री। करेक्ट, सी विल बी 18। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, in MPM used in PWM inverter the amplitude and frequency of triangular carrier wave is given, the number of pulses per half cycle and pulse width। करो भाई। हाँ तो वेवफॉर्म तो सही है ना, मत करके जाओ भाई। जैसे देखो मैंने 3 फेज रेक्टिफायर में बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो VAN रेफरेंस होता है, वो कहां से कहां तक जाता है 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा। फुल वेव रेक्टिफायर है तो VAB रेफरेंस होता है, वो जाता है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। हाँ लेकिन 3 फेज सेमी कन्वर्टर बिना वेवफॉर्म के नहीं बनता, बट 3 फेज सेमी कन्वर्टर गेट में पूछा भी नहीं जाता। और इन्वर्टर्स के अंदर तो मैंने बताया फंडामेंटल RMS, टोटल RMS, इनका रिलेशन 3/पाई का होता है। फेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन √3 का होता है। चलो बोलो भाई, नंबर ऑफ पल्सेस कैसे निकलती है? FC/2FR। समझ आ रहा है इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन पे बेटा आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए फोरियर सीरीज का, वो नहीं होता। तो ये तो हो गया 3। अब इसके बाद पल्स विड्थ के लिए 3 पल्सेस आ रही है ना, तो π/3 1 माइनस MA। MA क्या होता है? 1/4, तो 3/4 यानी 45 डिग्री। ईच पल्स के निकाल दी ना 3 से डिवाइड करके, B है ना। समझ में आया? पहले ही मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। और ये MA क्या होता है? रेफरेंस एम्पलीट्यूड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। और जो लोग प्लस पे आना चाहते हैं ध्यान रखें बेटा, अभी से 5 घंटे बचे हैं ऑफर के, और उन 5 घंटे बाद डिस्काउंट वापस 10% हो जाएगा
अभी 19 है, तो यहां लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पावर सिस्टम चल रहा है, इसके अलावा मैथ्स चल रहा है और पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होने वाला है 21 से बेटा। यहां क्रैश कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं अक्टूबर से। हर संडे टेस्ट हो रहा है बेटा, मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक एक टॉपिक के इतने बारीक बारीक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि कोई टॉपिक क्लियर ना हो इम्पॉसिबल है। डाउट्स के वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, हर डाउट का, हर क्वेश्चन का, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। गेट, ईएसई, पीएसयू सबकी तैयारी हो रही है। बट अगर और आगे जाना है, गो विद आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर जो कि आपको कॉल पे 1-to-1 डाउट आंसर करेंगे। तो बेटा जल्दी से अंकित ईएसई कोड लगा के आ जाओ ताकि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में रहें और मैं आपको अपने साथ आगे लेके चलूं। और यहां पे देखो बेटा 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले डालो ताकि बेसिक से एडवांस तक सब सीख जाओ। कंसेप्ट्स बनने में लगता है टाइम, और यहां पे अभी 19% डिस्काउंट चल रहा है बेटा, ऑलमोस्ट डबल। और फिर भी आप अमाउंट को ईएमआई में पे कर सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे। और अगर बहुत ज्यादा पर्सनल गाइडेंस, हैंड होल्डिंग चाहिए तो आइकॉनिक के लिए चले जाओ। यहां पे भी सेम कोड एप्लीकेबल है, बट यहां पे अभी आपको 10% ही डिस्काउंट मिलेगा, तो आज लेना है तो प्लस ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया 19% डिस्काउंट है बेटा, आज आखिरी दिन है, 5 घंटे बचे हैं। कोड आप जानते हो, 6 मंथ्स या ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। इसके अलावा प्राइजेस भी बढ़ने वाले हैं बेटा जल्दी ही, इसीलिए कोड यूज करें अंकित ईएसई, जिससे मिल जाए इमीडिएट डिस्काउंट। राजू ये लेक्चर शुरू से देखना, समझ आ जाएगा कितने लेक्चर बचे हैं, मैंने बताया था। आज का डाउट में बेटा कितने भी डाउट कहीं भी कभी भी पूछ सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर नहीं पूछा गया है तो कुछ टाइम बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो बेटा दिस इज रेवोल्यूशनरी, क्योंकि आज तक किसी ने डाउट के वीडियो सोल्यूशन नहीं दिए। और मेरा पावर सिस्टम का कोर्स चल रहा है, जैसा मैंने बताया 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 19 अक्टूबर तक जाएगा। डेली 3 आवर्स की क्लास चल रही है बेटा। यहाँ पे डेली असाइनमेंट मिल रहा है जिसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, हर संडे टेस्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही हैं। विशाल सर का 13 सितंबर से मैथ स्टार्ट हुआ है, 31 अक्टूबर तक चलेगा, तो दैट इज द बेस्ट कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ईएसई प्रीलिम्स का बैच सी स्टार्ट हो गया, आरोहन का बैच एच फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी गेट 23, और वर्व बैच फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट बैच डी। और इस संडे मेगा कॉम्बैट हो रहा है जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा बेटा, तो इसमें इनवाइट कोड यूज कर लें अंकित ईएसई, और इनवाइट कोड से आप एनरोल कीजिए कॉम्बैट में, फोड़िए, फोड़ के मिलेगा आपको बेहतरीन डिस्काउंट, ठीक है। और ये मेरी अनअकैडमी आईडी है, कोई भी क्वेरी है यहाँ पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां हम डेली क्विजेस कराते हैं, क्विजेस का हिस्सा बनो, अपनी परफॉर्मेंस को जज करो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। का लास्ट थ्योरी लेक्चर होगा गेट के लिए, और मंडे ट्यूसडे में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद गेट का सिलेबस हो जाएगा फिनिश। तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, लेट्स क्रैक इट।